हम एक निबंध का यहाँ पर अवलोकन करने जा रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उस निबंध का शीर्षक है मैं एक बेरोजगार आदमी, जिसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये निबंध दरअसल एक व्यंग्य निबंध है। व्यंग्य और हास्य में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी हम हास्य को व्यंग्य समझने की भूल करते हैं, व्यंग्य को हास्य समझने की भूल करते हैं, मगर हास्य और व्यंग्य में पर्याप्त अंतर है। और साथ ही यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि हिंदी में व्यंग्य साहित्य इतनी बड़ी मात्रा में लिखा गया और इतने अच्छे ढंग का लिखा गया कि कई आलोचकों ने, कई लोगों ने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा मानने का पक्ष रखा है। या उनकी धारणा ऐसी थी कि व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, तो व्यंग्य भी एक उसी तरह से विधा है। फिर उसमें चाहे नाटक लिखा जाए, कविता लिखी जाए, निबंध लिखे जाए या और कुछ, मगर जो भी हो, आज व्यंग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी का व्यंग्य साहित्य अधिक समृद्ध और अधिक संपन्न दिखाई देता है और इसमें विविधता भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से आई है। इसमें प्रमुख व्यंग्यकार जो है शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, लतीफ भोंगी और उसी में एक नाम डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी में व्यंग्य की परंपरा काफी प्राचीन रही है। मेरी ये धारणा है कि हिंदी में व्यंग्य का आविर्भाव या व्यंग्य लिखने का सूत्रपात अगर किसी ने किया है तो संत कबीर ने किया है, क्योंकि संत कबीर ने व्यंग्य के माध्यम से धार्मिक आडंबरों, पाखंडों पर, रीति रिवाजों पर जो टीकाएं की है वो टीकाएं यहाँ पर देखने लायक है। और उसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और के रूप में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देख सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के जाने माने नाटककार और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका हिंदी काव्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे के संपादन में जो 4 सप्तक संपादित हुए, उसमें तीसरा 4 सप्तक महत्वपूर्ण रहा। उस तीसरे 4 सप्तक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 7 कविताएं संकलित की गई थी, इसलिए इन्हें 4 सप्तक का कवि भी माना जाता है या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बांस का पुल, कुआनो नदी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं और एक व्यंग्य नाटक भी इन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक है बकरी, जो हमारे देश की राजनीति पर लिखा गया महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली नाटक। तो ये जो प्रस्तुत निबंध है, मैं एक बेरोजगार आदमी, इस निबंध में लेखक ने अपने जीवन का एक अनुभव व्यंग्य के माध्यम से आपके साथ साझा किया है या बांटने का प्रयास किया है। एक बार लेखक ने किन्हीं निजी कारणों से या व्यक्तिगत स्वेच्छा से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मगर उनकी नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें जो विभिन्न अनुभव आए समाज के द्वारा, उन अनुभवों को उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब पहला है लोगों की धारणाएं। जैसे ही लेखक ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ी, तो लोगों की अलग अलग धारणाएं बन गई। कोई ये सोचने लगा कि शायद इन्हें नौकरी से निकाल दिया हो, कोई ये सोच रहा था कि शायद इन्होंने कोई बुरा काम नौकरी पर किया हो, शायद इन्होंने कोई गबन किया हो, आदि आदि आदि। कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति स्व इच्छा से भी अपनी नौकरी छोड़ सकता है। बस लोगों ने धारणाएं बना ली। और एक बात तो है कि सच कौन जानता था नौकरी छोड़ने का? लेखक। मगर लोगों की धारणाएं जो कि सच नहीं थी मगर इतनी मजबूत थी कि लोगों ने उसका प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि अक्सर पीठ पीछे चर्चाएं होती हैं। अगर मान लीजिए कोई एक बंदा सड़क दुर्घटना में थोड़ा सा चोटिल हो जाता है और घाव उसके चेहरे पर हो जाता है, तो चर्चाएं अलग अलग हो जाएंगी। कोई कहेगा कि इसकी पिटाई हो गई, कोई कहेगा कि इसने ये कांड किया इसलिए इसको जूते पड़े, कोई ये मानने के लिए तैयार, कोई कहेगा कि ये शराब के नशे में था
इसलिए गिर पड़ा। अब सही कारण कौन जानता है? जिसके साथ दुर्घटनाएं हुई। मगर दावा करने वाले दावा इतनी मजबूती से और इतना जोर देकर करते हैं कि सच पीछे बढ़ जाता है, पीछे रह जाता है और लोगों की धारणाएं प्रचारित और प्रसारित होने लगती है। विवाह के मामलों में भी हम ऐसी मान्यताएं देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की विशेषकर किसी लड़के को अगर ठुकरा देती है, तो लड़के वालों को तो उतना एतराज नहीं होगा जितने लड़की के आस पड़ोस के रिश्तेदारों के लोगों को। वो कहेंगे कि नहीं, लड़के ने रिजेक्ट किया, लड़की का ये है, लड़की का वो है, लड़की का बीबीबी है, लड़की का सीसीसी है। यानी आप देख लीजिए वो सच्चाई क्या है कि उस लड़की को लगता था कि वो उसके लिए योग्य नहीं, इसलिए उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अपने भविष्य की दृष्टि से लड़के को ठुकरा दिया। मगर उस सच को लोग छोड़ देते हैं, उस सच को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अपनी झूठी धारणाओं को क्या करने लगते हैं? जोर देकर आगे बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे अनुभव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को नौकरी छोड़ने के बाद मिला। अब दूसरी चीज है तरस खाने योग्य बेरोजगार आदमी। हमारे देश में दो चीजें अक्सर मिलती हैं। एक, मुफ्त के सलाहकार। आप किसी से सलाह मांगो ना मांगो, फोकट में आपको सलाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि कभी कभी होता यह है कि आप उसकी सलाह की आपको जरूरत भी नहीं होती, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सलाह देने वाला उस योग्य नहीं होता कि वो आपको सलाह दे। फिर भी आप थोड़े से संकट में फंस जाते हैं तो क्या करने लगता है? सलाह देने लगता है। यानी हमारे यहाँ गुरु के रोल में आकर किसी को चेला साबित करने में लोग इतने उत्सुक रहते हैं कि हमारे यहाँ मुफ्त के सलाहकार आसानी से मिल जाते हैं। तो लेखक ने भी अनुभव किया कि उनके नौकरी छोड़ने के बाद लोग उन पर तरस खाने लगे हैं, लोग उनके बारे में अलग अलग चर्चाएं करने लगे हैं। हर कोई संवेदना की दृष्टि से देख रहा है, हर कोई उन पर दया की दृष्टि से देख रहा है, हर कोई उनकी तरफ बिल्कुल इस संवेदना के साथ देख रहा है कि बेचारे का क्या होगा, बेचारा कहीं भूखा तो नहीं मरेगा, कहीं बेचारा आत्महत्या तो नहीं करेगा, बेचारा कहीं संसार छोड़कर या शहर छोड़कर तो नहीं जाएगा। हालांकि इसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई कारण भी नहीं था कि लेखक ऐसा आचरण करे या ऐसा रास्ता पकड़े। मगर लोगों को लगा कि जब इसकी नौकरी चली गई तो हम इस पर तरस खा सकते हैं, इसके प्रति दया बुद्धि दिखा सकते हैं, या इस पर हम दया कर सकते हैं। इसलिए लोग लेखक पर तरस खाने लगे, दया बुद्धि दिखाने लगे। और दूसरी जो चीज है संवेदना और सलाह, मुफ्त की संवेदना में बांटी जाती है। आप देख लीजिए किसी पर संकट आ पड़ा है तो 10 रुपए की मदद नहीं करेंगे, मगर आकर कहेंगे मैं आपको लाखपति की बात बता रहा हूँ कि ये चीज क्या है सही है और हम लोगों को चीज क्या है गलत। हालांकि उस लाखपति की बात का जो दावा कर रहा है उसकी कीमत शायद शून्य ही हो, और उसकी दृष्टि में वो क्या है लाखपति की बात है। और दूसरा है सलाह। अब लेखक ने एक नौकरी छोड़ दी तो उसको सलाह देने लगे कि आप वहां पर जाकर नौकरी कीजिए, आप वहां पर कोशिश कीजिए, आप यहाँ अमुक जगह पर जाइए। इसके अलावा और एक प्रकार की सलाह थी उसमें कि अगर आप चाहते हैं तो अमुक व्यक्ति से मैं बात कर सकता हूँ, अमुक जगह पर मेरी पहचान है, वहां पर आपकी नौकरी के लिए मैं उन्हें मना सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। यानी आप यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, वहां पर नौकरी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को जरूरत ही नहीं है कि उसे कोई सांत्वना दे, वैसे व्यक्ति को अगर सांत्वना दी जाती है तो उसका चिढ़ना या नाराज होना, खफा होना स्वाभाविक है। तो लेखक को जो ये अनुभव आए नौकरी छोड़ने के बाद, तो लेखक कहता है, लेखक निबंध के अंत तक आते आते कहता है कि लेखक को भी ये विश्वास डगमगाने लगा लेखक का कि कहीं मैंने नौकरी छोड़ी या मुझसे नौकरी छुड़वाई गई, क्योंकि लोगों ने उनके नजरिए को इतना बदल दिया कि लेखक को भी धीरे धीरे रहकर एहसास होने लगा कि यकीनन वो क्या है दया का पात्र है, कृपा का पात्र है। इसलिए लोगों की संवेदनाएं और सलाह को ध्यान में रखकर लेखक ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि अब वो एक बेरोजगार आदमी है। हालांकि लेखक ने नौकरी किस लिए छोड़ी थी? लेखन को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, अपने लेखन को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, इस उद्देश्य से नौकरी छोड़ी थी।
मगर समाज ने उसे ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ, मैं एक